वेलकम टू स्टडी गो विजीना। जैसा कि आपको पता ही है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ही कहता है कि एग्जीक्यूटिव वर्क करने चाहिए एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव वर्क करने चाहिए लेजिस्लेचर को, लॉ वगैरह बनाना ये काम होते हैं किसके, लेजिस्लेचर के। जुडिशियल वर्क करने चाहिए जुडिशरी को, लाइक न्याय वगैरह देना ये काम है जुडिशरी का। तो ये कहता है सेपरेशन ऑफ पावर कि ये अपने अपने काम करे, एक दूसरे के काम ना करे। ऑल राइट। वही जो डिवीजन ऑफ पावर वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि इनके जो काम है ना इनको डिवाइड करो। ऐसा नहीं कि कोई एक ही पर्टिकुलर कर रहा है ये पर्टिकुलर काम, लाइक एग्जीक्यूटिव काम है तो एग्जीक्यूटिव वर्क जो है वो कोई पर्टिकुलर पर्सन ही कर रहा है, कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट ही करे। इसको ना डिवाइड करो, यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, लोकल बॉडीज में। ये होता है डिवीजन ऑफ पावर। आई होप आपको ये चीज क्लियरिटी होगी कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है। ऑलराइट, लास्ट वीडियो में देखो हमने पहले निपटाया था एग्जीक्यूटिव, फिर निपटाया हमने लेजिस्लेचर। आज हम निपटाएंगे जुडिशियल ऑर्गन को, और कैग हमने ना एग्जीक्यूटिव ऑर्गन वाली वीडियो में कवर कर लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आपको सारी वीडियो चाहिए तो सारी वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ नोट अवेलेबल है जिसमें इंपॉर्टेंट लैंडमार्क रिसेंट केसेस के साथ आर्टिकल्स को एक्सप्लेन किया गया है। इस पीडीएफ में ना आपको प्री से लेकर मेंस तक का सारा मटेरियल मिल जाएगा, और इसी तरीके से बाकी यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट मेंशन है इन सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट अवेलेबल है। इसके अलावा आईपीसी का एक कोर्स अवेलेबल है जिसमें 7 वीडियोस आपको दिए जाएंगे जो टोटल 12 आवर्स के होंगे। तो अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है या फिर इनमें से कोई सा भी आपको पीडीएफ परचेज करना है या इनके बारे में जानकारी आपने लेनी है, तो इसके लिए आप या तो मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस ये है और मेरी टेलीग्राम आईडी ये है। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विजिना, तो उसको जरूर ज्वाइन करना। वहां पर हम काफी सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का टारगेट है हमारा क्या, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, इनको इनके आर्टिकल के साथ निपटाना। तो चलिए निपटाते हैं हम इन्हें। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरल फीचर है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, और उसकी सुप्रीमेसी को बचाने के लिए जुडिशरी है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन माना जाता है। अल्टीमेटली ये काम करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का। तो बेसिकली व्यवस्था ये है हमारे देश में कि जो लेजिस्लेचर है उसका काम होता है लॉ बनाने का। अब वो लॉ बना रही है, उसका हो गया दिमाग खराब कि कितना लॉ बनाएगी, वो इतना बर्डन है उसके पास कि वो मतलब इतनी सारी चीजें हैं, सभी के लिए वो लॉ नहीं बना सकती है। तो वो अपना जो बर्डन है वो कम करने के लिए क्या करती है, लॉ बनाने की जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट कर देती है किसको, एग्जीक्यूटिव को। तो अब जो एग्जीक्यूटिव लॉ बनाएंगे वो बनेंगे क्या, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो चाहे लेजिस्लेचर बना रही हो लॉ, चाहे एग्जीक्यूटिव बना रहे हो लॉ, बट अल्टीमेटली जो लॉ है उसको इंटरप्रेट करती है कौन, जुडिशरी। उनको जुडिशियली रिव्यू करने की पावर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इन 2 कोर्ट्स को है। और जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज करते हुए ये देखते हैं कि जो लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के संगत है या कॉन्स्टिट्यूशन के असंगत है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के वो असंगत होता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है और उस लॉ का ना कोई अहमियत नहीं रहता है फिर। तो इस तरह से हमारे इंडिया में है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जिसमें ना सबसे टॉप मोस्ट पर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे बाकी जितने भी पर्टिकुलर स्टेट में लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह वो आती हैं। और इनको ना उस पर्टिकुलर स्टेट की हाई कोर्ट के पास पावर होती है सुपरवाइज करने की, कंट्रोल करने की, अंडर आर्टिकल 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ध्यान ये रखना है आपने कि हम ऐसे ये नहीं कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट्स वगैरह होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ना सबऑर्डिनेट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट सिर्फ एक वजह से हम ये कह सकते हैं, वो वजह है जुरिसडिक्शनल हायरार्की। सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट्स की जो जुरिसडिक्शनल हायरार्की की गई है उस वजह से ही जो हाई कोर्ट्स हैं वो मानी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की सबऑर्डिनेट। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में ना बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आपने ध्यान रखनी है ये कि अगर आपसे पूछ लें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर कौन है, मतलब फाइनली इंटरप्रेट करने की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी किसके पास है, तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। अगली चीज अगर ये पूछ ले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन, कस्टोडियन कौन है, तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मोटो क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मोटो है यथो धर्मस्ततो जया, जिसका मतलब है
जहाँ धर्म है वहाँ विक्ट्री है। अगली चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ब्रिटिश इंडिया में ना प्रिवी काउंसिल होती थी, जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील मानी जाती थी ब्रिटिश इंडिया की, बट प्रिवी काउंसिल को 1949 में अबॉलिश कर दिया गया। तो अब प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मानी जाती है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इंडिया की। और साथ ही आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि भले ही प्रिवी काउंसिल अबॉलिश हो गई, लेकिन फिर भी ऐसे डिसीजन जो प्रिवी काउंसिल ने दिए थे जिनको स्टिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ओवर रूल नहीं किया है, वो बाइंडिंग होते हैं हाई कोर्ट्स पर। तभी तो हम कई केसेस का हवाला देते हैं जो प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड किए थे, जैसे कि कॉमन इंटेंशन के संबंध में हम केस लेते हैं भरेंद्र कुमार घोष का, जो कि प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड किया था। इसी तरह से डाइंग डिक्लेरेशन के संबंध में हम पकाला नारायण स्वामी का केस लेते हैं, जो डिसाइड किया था प्रिवी काउंसिल ने। मतलब इस तरह से हम प्रिवी काउंसिल के केसेस का रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उन केसेस को ना सुप्रीम कोर्ट ने स्टिल ओवर रूल नहीं किया है, तो वो प्रेसिडेंट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अगली चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके द्वारा 1774 में कैलकाटा फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था, जिसके चीफ जस्टिस बने थे सर एलिजाइम पे, जिनको ना मैं पहले सोचती थी कि कोई लड़की वड़की है, बट वो आदमी थे, ठीक है। तो जो वो सुप्रीम कोर्ट बना था ना 1774 में, उसका हमारे वाले सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो लेना देना किससे है? लेना देना है फेडरल कोर्ट से, जो दिल्ली में स्टैब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा 1937 में, जिसके चीफ जस्टिस बने थे जी मॉरिस। इस फेडरल कोर्ट को रिप्लेस करके ही 26 जनवरी 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट इंडिया में स्टैब्लिश हुआ दिल्ली में। बट अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन कब हुआ, कब से सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट हुआ, तो इसका आंसर है 28 जनवरी 1950। इसके बाद आपसे पूछ लेंगे कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने थे, तो इसका आंसर है जस्टिस हरिलाल जे कानिया। अगली चीज पूछ लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, तो इसका आंसर है जस्टिस फातिमा बीवी। अपनी बीवी को भूल जाना, बट जस्टिस फातिमा बीवी को मत भूलना, क्योंकि ये पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट की। अगली चीज आपने ध्यान रखनी है ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्ला ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे इंडिया के, और वीवी गिरी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे 1969 में, जैसे कि उनका इलेक्शन उस टाइम पर डिस्प्यूट में था, तो तब एम हिदायतुल्ला ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में सर्व किया था। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हम हाई कोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में ना पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि 1862 में हमारे सामने ना 3 हाई कोर्ट आए थे, जो एक के बाद एक स्टैब्लिश हुए थे। तो सीक्वेंस ध्यान रखना है। सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था, इसलिए कहा जाता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। फिर उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था, और फिर हुआ था मद्रास हाई कोर्ट। फिर मद्रास हाई कोर्ट के बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारे इंडिया में यूपी में स्टैब्लिश हुआ और बन गया इंडिया का बिगेस्ट हाई कोर्ट, चौथे नंबर का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट और इंडिया का बिगेस्ट हाई कोर्ट। बिगेस्ट हाई कोर्ट मतलब एरिया वाइज, क्षेत्रफल मतलब ज्यादा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, बड़ा है बहुत इलाहाबाद हाई कोर्ट। वहीं अगर हम बात करें गुवाहाटी हाई कोर्ट की, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इंडिया में लार्जेस्ट है, क्योंकि असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश ये 4 राज्य हैं जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो लार्जेस्ट जुरिस्डिक्शन है इंडिया में। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर अगर सवाल पूछा जाए आपसे कि इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं, तो हमारे इंडिया में 25 हाई कोर्ट हैं। बट ये क्या हुआ, आर्टिकल 214 तो कहता है कि हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। माशाल्लाह हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, तो ऐसे कैसे हो गया 28 राज्यों के लिए केवल 25 हाई कोर्ट। तो इसी चीज का आंसर करने के लिए आर्टिकल 231 है, जो कहता है कि एक से ज्यादा राज्यों या एक राज्य या एक से ज्यादा राज्य एंड यूनियन टेरिटरी, इनके लिए ना मतलब ऐसा हो सकता है कि कॉमन हाई कोर्ट हो, और यही चीज है यहाँ पे। कुछ राज्य और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनके लिए कॉमन हाई कोर्ट है, जैसे कि वेस्ट बंगाल स्टेट हो गया एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक हो गया यूनियन टेरिटरी। तो एक यूनियन टेरिटरी एंड ये हो गया स्टेट, तो इन दोनों के लिए कॉमन हाई कोर्ट है कौन सा, कलकत्ता हाई कोर्ट। फिर जो बॉम्बे हाई कोर्ट है ये आपका महाराष्ट्र एंड गोवा
इन दोनों स्टेट का, एंड दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये एक यूनियन टेरिटरी है। इस यूनियन टेरिटरी का कॉमन हाई कोर्ट है कौन? बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये 3 आ गए इसमें। मद्रास हाई कोर्ट कवर करता है तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी को। तमिलनाडु एक राज्य है, पौंडीचेरी होगी आपकी एक यूनियन टेरिटरी। गुवाहाटी हाई कोर्ट लार्जेस्ट जुरिस्डिक्शन रखता है क्योंकि ये 4 राज्यों को कवर करता है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। वहीं जो केरला हाई कोर्ट है ये जुरिस्डिक्शन रखता है केरला पर, जो कि एक स्टेट है, एंड लक्षद्वीप पर, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड होता है पंजाब पर, हरियाणा पर, एंड चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी पर। तो ये इस तरह से टोटल 6 ऐसे हाई कोर्ट थे पहले, जो कुछ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी या कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट थे। ऑल राइट, बट फिर होता क्या है, हमारे सामने आता है 7वां हाई कोर्ट, जो कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। पहले ना लद्दाख जो था जम्मू एंड कश्मीर में था, और जम्मू कश्मीर जो था वो एक राज्य था, तो उसका हाई कोर्ट था जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ऑल राइट, बट जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया, तो इन दोनों यूनियन टेरिटरी का कॉमन हाई कोर्ट है क्या? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। तो ये चीज़ हुई थी 2019 में। अब यहाँ पर कुछ हाई कोर्ट आपने ध्यान रखना है जो रिसेंटली स्टैब्लिश हुए थे 2019 में ही, जैसे कि तेलंगाना हाई कोर्ट हैदराबाद में, जिसकी पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी जस्टिस हिमा कोहली। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अमरावती हाई कोर्ट भी 2019 में स्टैब्लिश हुआ था, और इस तरह से भारत का 25वां हाई कोर्ट बना था। इसके बाद आपने ध्यान रखना है कुछ स्टेट के हाई कोर्ट के बारे में कि वो कब स्टैब्लिश हुए और कहाँ पर स्टैब्लिश हुए। तो एक तो हो गया आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो कि बिलासपुर में है, एक हो गया उत्तराखंड हाई कोर्ट जो कि नैनीताल में है, एक हो गया झारखंड हाई कोर्ट जो कि रांची में है। ये तीनों हाई कोर्ट 2000 में स्टैब्लिश हुए थे। ऑलराइट, एक आपने मध्य प्रदेश का ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में, जो कि 1956 में स्टैब्लिश हुई थी। तो जो भी स्टेट का आप जुडिशरी का एग्जाम देते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट का और उस पर्टिकुलर स्टेट के आसपास के स्टेट का हाई कोर्ट आपने ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है उस पर्टिकुलर स्टेट में कहाँ पर वो पर्टिकुलर हाई कोर्ट है और वो हाई कोर्ट पर्टिकुलरली स्टैब्लिश कब हुआ था। अब यहाँ पर आपने अगली चीज ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर पहली फीमेल जज कौन बनी थी, तो इसका आंसर है एना चैंडी। अगर पूछे कि पहली फीमेल जज कौन थी इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की, तो ये चीज हमने डिस्कस कर ही ली है, जो कि थी फातिमा बीवी। कहा था ना मैंने कि अपनी बीवी को भूल जाना, बट फातिमा बीवी को मत भूलना, क्योंकि वो पहली फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। अगला सवाल अगर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी इंडिया में, तो इसका आंसर है लीला सेठ। और लीला सेठ ना दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज भी बनी थी। और साथ ही आपने ये ध्यान रखना है कि दिल्ली ना ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है, जो कि है दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट में ही अब आपका सौरभ कृपाल का एज अ जज अपॉइंटमेंट होगा, और सौरभ कृपाल दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में जब अपॉइंट हो जाएंगे तो वो बन जाएंगे इंडिया के पहले गे जज। तो ध्यान रखना ये कि यहाँ से ना आपका ये सवाल बन सकता है कि कौन सा ऐसा इकलौता यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है, तो वो तो हो गया हमारा दिल्ली हाई कोर्ट। अगर पूछे कि कौन से ऐसे 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिनका अपना खुद का कॉमन हाई कोर्ट है, तो वो हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। ये न्यूली आपका 2019 में फॉर्म हुआ। ऑलराइट, अगली चीज आपने ध्यान रखनी है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है उसका हेड होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसी तरह से स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है वो जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में है उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उसका होता है हेड। ऑलराइट, अगली चीज ये आपने ध्यान रखनी है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह होते हैं उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस और पेंशन्स वगैरह, और जो हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन होती है वो जाती है कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। बट जो हाई कोर्ट के जज की सैलरी होती है वो जाती है कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द कंसर्न स्टेट। जिस भी पर्टिकुलर स्टेट का वो हाई कोर्ट है उस पर्टिकुलर स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी एंड अलाउंसेस वगैरह जाएंगे। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के संबंध में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं वो सारे के सारे। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में चैप्टर 4 दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक दिए गए हैं। हाई कोर्ट के संबंध में
पार्ट 6 में चैप्टर 5 दिया गया है, जिसमें दिए गए हैं आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 231 तक के प्रोविजन। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आर्टिकल 124 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। ध्यान रखना है ये चीज हेडिंग पूछ ली जाती है, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि कॉम्पोजिशन कहाँ दे रखा है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये दे रखा है आर्टिकल 124 में। ये चीज कहाँ कह रखी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ये कह रखी है आर्टिकल 124 के क्लोज 2 में। तो ऐसे करके भी आपने ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले आर्टिकल 124 में बताया गया है ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा और उसमें होंगे एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस। ये जो जजेस की संख्या है ना सुप्रीम कोर्ट में बाय द पार्लियामेंट लॉ वगैरह पास करके इंक्रीज की जा सकती है। इसलिए आज जैसे कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज है 20 जनवरी 2023, तो आने वाले टाइम में जब आप देख रहे हो वीडियो, क्या पता संख्या बढ़ गई हो, तो इसलिए ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। तो फिलहाल अभी ये ध्यान रखो कि 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें से एक है चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस। इसी तरह से अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो एज पर आर्टिकल 216 हर स्टेट के हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी उतने नंबर ऑफ जजेस जैसा कि टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट को सही लगता है अपॉइंट करना। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एज पर आर्टिकल 124 क्लोज 2 एंड हाई कोर्ट के जजेस को एज पर आर्टिकल 217 क्लोज 1 अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस, इन दोनों कोर्ट्स के जजेस को करता है अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहीं एज पर आर्टिकल 233 अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट जजेस का किसी पर्टिकुलर स्टेट में अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन कौन करता है, तो ये करता है उस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर, उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट को कंसल्ट करके। ये चीज कही गई है आर्टिकल 233 में। एंड स्टेट की जुडिशियल सर्विस में डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा अदर पर्सन्स का अपॉइंटमेंट भी जो गवर्नर है वो करता है, और इस चीज के लिए वो कंसल्ट करता है उस पर्टिकुलर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट को। ये कहा गया है आर्टिकल 234 में। तो यहाँ पर ना आपने पहली चीज तो आपने ये क्लियर रखनी है अपने माइंड में कि सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट के जज के बारे में आर्टिकल 217 में ना पहली चीज ये कही गई है कि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करने के लिए कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर को। और हाई कोर्ट के जो बाकी जजेस हैं चीफ जस्टिस को छोड़ के, उनको अपॉइंट करने के लिए इनको कंसल्ट करने के साथ साथ उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी प्रेसिडेंट क्या करेगा, कंसल्ट करेगा। तो ये कहता है आर्टिकल 217 का क्लोज 1। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में आर्टिकल 124 का क्लोज 2 है, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। बट अपॉइंट करेगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के उन जजेस को कंसल्ट करके जिनको कंसल्ट करना प्रेसिडेंट को लग रहा है सही। तो जब प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा तो कोई ओपिनियन आएगी ना उनकी तरफ से कि इसको अपॉइंट कर लो या उसको अपॉइंट कर लो, तो वो ओपिनियन जो आएगी उसके संबंध में एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है, जिसको जजेस ट्रांसफर केस फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। उस ओपिनियन के संबंध में इस पर्टिकुलर केस में कहा जाता है कि वो ओपिनियन प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्यकारी नहीं होगी। लेकिन फिर उसके बाद जो अगला केस आता है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको जजेस ट्रांसफर केस सेकंड के नाम से जाना जाता है। इस केस में कह दिया जाता है कि ओपिनियन तो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, और इस केस में हमारे सामने आता है कलेजियम सिस्टम। कहा जाता है ये कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो बाकी जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए जो कलेजियम है वहाँ पर जो भी ओपिनियन फॉर्म हुई है वो ओपिनियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देगा किसको, प्रेसिडेंट को, और उसके अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करेगा। और जो कलेजियम है वो निर्धारित किया गया इस केस में कि कलेजियम में होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के। ऑलराइट, फिर अगला केस आता है इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1998। इस केस को जजेस ट्रांसफर थर्ड केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में कलेजियम का एक्सपेंशन कर दिया जाता है और इस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ ऐड कर दिया जाता है 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को।
तो ध्यान रखना है ये कि जो कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के संबंध में ओपिनियन देता है उसमें होता है एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, ऑलराइट। और जो ओपिनियन दी जाती है ना वो प्रेसिडेंट के ऊपर होती है बाइंडिंग। वही जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनके संबंध में इस पर्टिकुलर केस में ही ये कहा गया कि उनको अपॉइंट करने के लिए जो कॉलेजियम होगा वो कंसिस्ट करेगा एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है ना, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी, इसको हटा के यहाँ पर एक लाइन ऐड कर दी गई थी 2014 में बाय द 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। और वो लाइन थी ये, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और ये चीज़ जैसे कि यहाँ पर ऐड कर दी गई थी तो इससे ना कहीं ये चीज़ हो रही थी कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है उस पर सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि अगर ये लाइन यहाँ पर रहने दिया जाता तो प्रेसिडेंट इस पर्टिकुलर कमीशन के रिकमेंडेशन पर अगर करता सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट, तो इस चीज़ से ना हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी जो कि एक बेसिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आ जाती खतरे में। इसी वजह से ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 4th जजेस केस में। वैसे साइटेशन है इस केस का 2016, बट ये जो ऑर्डर आया था ना ये आया था अक्टूबर 2015 में, ऑलराइट। तो ये पर्टिकुलर केस 4th जजेस के नाम से जाना जाता है, 4th जजेस ट्रांसफर केस के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बाकी ये आपने ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको अडॉप्ट किया गया था यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू जो है ये भी हमारा यूएसए से हमने अडॉप्ट किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों की ही पावर है। अब यहाँ पर अगली चीज आती है ये कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज क्या है, किस एज में वो रिटायर होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 साल की उम्र में हो जाते हैं रिटायर और हाई कोर्ट के जजेस 62 साल की उम्र में हो जाते हैं रिटायर। बट इस एज से पहले इन दोनों पर्टिकुलर कोर्ट के जजेस रिटायर हो सकते हैं कब? पहला तो तब जब वो या तो क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को राइटिंग में अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं, या फिर तब जब आर्टिकल 124 के क्लोज फॉर्म में जो तरीका बताया गया उस तरीके से इनको इस आधार पर कि इनका मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी वगैरह प्रूव हो चुका है, क्या कर दिया जाता है, इनको इनके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है। पूछ लेते हैं ये चीज कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस को उनका टेन्योर खत्म होने से पहले किस आधार पर रिमूव किया जा सकता है। तो इसका आंसर है कि अगर मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी उनकी अगर प्रूव हो जाती है तो तब जो तरीका बता रखा है ना आर्टिकल 124 के क्लोज फॉर्म में, उस तरीके से इनको रिमूव किया जा सकता है इनके टेन्योर के समाप्त होने से पहले। तो यहाँ पर आर्टिकल 124 के क्लोज फॉर्म में जो तरीका बताया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल पर भी अप्लाई होता है और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 218 ये हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल पर भी अप्लाई होता है। तो जो इस आधार पर कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हैं इनका मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी प्रूव हो गई है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि सपोर्टेड हो पार्लियामेंट के हर एक हाउस की स्पेशल मेजॉरिटी से, 2/3 मेजॉरिटी से, ऑलराइट। तभी इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज को या फिर हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि अभी तक इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया है। हालांकि इम्पीचमेंट का ये जो तरीका है ये सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रामास्वामी के अगेंस्ट शुरू हुआ था, बट लोकसभा में उसको कोई मोशन नहीं मिला था, तो इस वजह से ही वो सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से इस तरीके से रिमूव होने से बच गए थे। इसके अलावा हाई कोर्ट के जज का जो टेन्यूर है 62 साल का, उससे पहले एक और तरीका है जिसकी वजह से वो हाई कोर्ट का जज नहीं रहेगा उसका टेन्यूर खत्म होने से पहले। वो तरीका क्या है? वो तरीका है ये कि अगर इस टेन्यूर से पहले ही प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और इसके अलावा ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि जो प्रेसिडेंट है ना वो क्या कर सकता है, किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज को उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट से ट्रांसफर कर सकता है किसी इंडियन टेरिटरी के किसी अदर हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज होता है 62 साल और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज होता है 65 ईयर्स।
वहीं अगर हम यूएसए में देखें तो यूएसए में ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोई रिटायरमेंट एज नहीं होता है, वो लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं और उनका ना टेन्यूर या तो टर्मिनेट होता है, उनकी डेथ पर मर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है टर्मिनेट हो जाएगा उनका टेन्यूर, या फिर वो रिज़ाइन वगैरह कर देते हैं या फिर उनको कन्विक्शन हो जाता है। अदरवाइज जो उनका टेन्यूर है वो होता है लाइफ टाइम का, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए पहली चीज़ तो आपका होना ज़रूरी है इंडिया का सिटीजन। इसके साथ साथ या तो आप जज रहे हो हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक, या फिर हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक आप एडवोकेट रहे हो, या फिर प्रेसिडेंट की राय में आप कोई डिस्टिंग्विश, कोई एमिनेंट जूरिस्ट हो, तो तब आप इन तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन रखते हैं और अगर आप इंडिया के सिटीजन होते हैं तो फिर आप बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। वहीं अगर हम बात करें हाई कोर्ट के जजेस की क्या क्वालिफिकेशन है, तो आर्टिकल 217 के क्लोज 2 में बताया गया है ये कि पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इसके साथ साथ या तो 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस में सर्विस दिया हो, या फिर हाई कोर्ट के एडवोकेट के रूप में 10 साल का एक्सपीरियंस रहा हो। तो इन दोनों में से कोई भी अगर चीज़ आप पजेस करते हैं एंड आप इंडिया के सिटीजन होते हैं तो आप हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किए जा सकते हैं। इसके बाद आपका आर्टिकल 217 में ना क्लोज किया जाता है कि अगर सवाल आता है हाई कोर्ट के जज की एज के बारे में तो ये चीज़ डिटरमिन की जाती है बाय द प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करके, तो ये भी चीज़ पूछ ली जाती है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद आर्टिकल 124 का क्लोज 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोज 6 इंपॉर्टेंट है, 7 भी इंपॉर्टेंट है। क्लोज 6 कहता है ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो ओथ है वो एडमिनिस्टर कराएगा कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस तरीके से जैसा कि शेड्यूल 3 में बताया गया है उस फॉर्मेट में। वही जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको 3rd शेड्यूल में दिए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है उन्हें गवर्नर। तो ये कहा गया आर्टिकल 219 में। फिर इसके बाद आर्टिकल 124 के क्लोज 7 में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है वो भाई साहब पूरे इंडियन टेरिटरी के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ध्यान रखनी है आपने ये चीज़ कही गई है आर्टिकल 124 के क्लोज 7 में। वहीं इसी तरह से हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है प्रैक्टिस के संबंध में जो लगाए गए हैं आर्टिकल 220 में। कहा यह गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद अगर कोई पर्सन किसी भी हाई कोर्ट के परमानेंट जज के रूप में ऑफिस को हेल्ड किया हुआ है तो उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो इंडिया में किसी भी कोर्ट में या किसी भी अथॉरिटी के समक्ष प्लीड नहीं कर सकता है, एक्ट नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अदर हाई कोर्ट्स। अब यहाँ पर आर्टिकल 125 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी एंड अलाउंसेस वगैरह बता रखे हैं और आर्टिकल 221 में हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज एंड अलाउंसेस दे रखे हैं। तो बेसिकली इन दोनों के सैलरी एंड अलाउंसेस वो होते हैं जैसा कि बाय द लॉ पार्लियामेंट ने डिटरमिन किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ है तो इन अकॉर्डेंस 2nd शेड्यूल। अगली चीज़ आपने ध्यान रखनी है ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड पेंशंस वगैरह एंड हाई कोर्ट के जजेस की सिर्फ और सिर्फ पेंशंस ये चार्ज होती है कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और इसके संबंध में ना लेजिस्लेचर में कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती है, डिस्कशन हो सकता है बट वोटिंग नहीं होती है। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इस संबंध में डिस्कशन कर लो बट वोटिंग नहीं होगी। ऑल राइट। वहीं जो आपके जजेस होते हैं हाई कोर्ट के उनकी सैलरी चार्ज होती है कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बस इनकी जो पेंशन है ये होती है कहाँ से चार्ज? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ऑल राइट। अगली चीज़ आपने ध्यान रखनी है ये कि सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों इनको कुछ फर्क्स वगैरह दिए जाते हैं, अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर एज पर आर्टिकल 360 क्लोज 4 सब क्लोज बी जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज होती हैं वो कम की जा सकती है। तो ये चीज़ भी पूछ ली जाती है। अगली चीज़ आपने ध्यान रखनी है ये कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कौन कर सकता है? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करके। और ये बात कह रखी है कहाँ? आर्टिकल 222 में। तो ये आर्टिकल डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर अगली चीज़ आती है क्या? एक्टिंग चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट में बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 126 एंड हाई कोर्ट में बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल
223 अपॉइंट किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। वो भी कब? जब इधर की साइड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो पोस्ट है वो खाली है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो अपने जो भी फंक्शंस वगैरह हैं, जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं, वो एब्सेंट होने की वजह से परफॉर्म नहीं कर सकता है। सिमिलरली हाई कोर्ट में ये अपॉइंट किए जा सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट तब जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो पोस्ट है वो खाली है, या फिर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो एब्सेंट होने की वजह से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन अगर होती है तो जो प्रेसिडेंट है वो हाई कोर्ट के किसी भी जज को चीफ जस्टिस की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन अगर होती है तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनमें से किसी को भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 126 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी और आर्टिकल 223 के तहत हाई कोर्ट में भी एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जा सकते हैं। बट एडहॉक जजेस सिर्फ और सिर्फ अपॉइंट किए जा सकते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में एडहॉक जजेस अपॉइंट करने का प्रावधान नहीं है। तो ये चीज़ तो आपने ध्यान रखनी है, और साथ ही आपने ध्यान रखना है कि एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने के संबंध में प्रावधान दे रखा है कहाँ? आर्टिकल 127 में। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो ना प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट लेकर, और जिस भी पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज को वो अपॉइंट कर रहा है ना, उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन लेकर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या कर सकता है? हाई कोर्ट के ऐसे जज को जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाई है, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज के रूप में उसको अपॉइंट कर सकता है। वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट में कोई सेशन वगैरह होल्ड करने के लिए या कोई सेशन कंटिन्यू करने के लिए कोरम अवेलेबल नहीं होता है। तो ये चीज़ भी पूछ ली जाती है कि कब अपॉइंट होते हैं एडहॉक जज? तो जब कोरम अवेलेबल नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज? तो इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसको अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट के किसी ऐसे जज को जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाई हो। ऑलराइट। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है ये चीज़ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं उनके लिए ये चीज़ है कि वो इंडिया की किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट। बट जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनको, और हाई कोर्ट के ऐसे रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाई हों, क्या किया जा सकता है? बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट से सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट कर सकता है। वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट में कोई पर्टिकुलर सेशन होल्ड करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोरम अवेलेबल नहीं होता है। तो ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 128 में। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जो जज होते हैं, साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट होने की क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनको भी एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये कहा गया है कहाँ? आर्टिकल 128 में। तो ये तो हो गए आपके सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस। सिंपल पूछे कि एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट कहाँ दे रखा है तो आंसर होगा आर्टिकल 127। अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को एज ए एडहॉक जज किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जा सकता है तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 128। ऑलराइट। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है जो मैंने पहले भी बता दिया है कि जो एडहॉक जजेस होते हैं वो अपॉइंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, वो आपके हाई कोर्ट्स वगैरह में अपॉइंट नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर हाई कोर्ट में होते हैं अपॉइंट क्या? एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। परिस्थिति अलग है। परिस्थिति पता क्या है यहाँ पे? परिस्थिति ये है कि हाई कोर्ट में ना बहुत सारा काम है, ठीक है। टेम्परली ये चीज़ हो गई है कि हाई कोर्ट का जो भी बिजनेस वगैरह जो काम वगैरह है वो ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर बहुत सारा काम रह रखा है। तो प्रेसिडेंट को लगता है ये कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा? हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? फिर जो भी पर्सन उस पर्टिकुलर कोर्ट के एडिशनल जजेस के रूप में अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाई है उसको अपॉइंट कर सकता है हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में। कितने पीरियड के लिए?
उतने पीरियड के लिए जो 2 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, तो ये पीरियड पूछा जाता है। फिर इसके बाद जो आपका क्लोज टू है वो हाई कोर्ट में एक्टिंग जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करता है। इससे पहले वाले आर्टिकल में हो रही थी एक्टिंग चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की बात। तो यहाँ पर आर्टिकल 224 का क्लोज टू हाई कोर्ट के एक्टिंग जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। तो ऐसा वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। इसके बाद आर्टिकल 224 के क्लोज 3 में ये चीज़ है कि कोई भी पर्सन जिसने कंप्लीट कर लिया है 62 ईयर्स ऑफ एज, 62 ईयर्स ऑफ एज हाई कोर्ट के जजेस की होती है रिटायरमेंट एज, तो तब वो ना हाई कोर्ट में एडिशनल या एक्टिंग जज के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ ना ध्यान रखनी है आपने। अगली चीज़ आपने ध्यान रखनी है ये कि आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट को बनाया गया है कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि इनके जो जजमेंट होते हैं मेमोरी के लिए सेव करके रखे जाते हैं। क्योंकि आपने देखा ही होगा हम सुप्रीम कोर्ट के कई केसेस का हवाला देते हैं तो वो रिकॉर्ड करके रखे गए ना, क्योंकि वो पजेस करते हैं एविडेंशियरी वैल्यू, कल के दिन कहीं पर उनको यूज़ किया जा सके, इसलिए क्या किया जाता है, उनको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अंडर आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और अंडर आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को माना जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो पुराने टाइम में ना मतलब ऐसी चीज़ नहीं होती थी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती थी। पहले कोई भी डिसीजन आता था, कोई भी जजमेंट वगैरह आता था, कोई भी चीज़ मतलब अगर निर्धारित की जाती थी तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था। तो मुश्किल आने लगती थी कि सेम समस्या अगर फ्यूचर में आती है तो फिर से उसे डिसाइड करो। तो इसलिए जब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट आया तो तभी हमारे सामने आया क्या, स्टेरे डिसाइसिस का कॉन्सेप्ट, यानी कि तरीका जिसके जरिए प्रेसिडेंट को अप्लाई किया जाएगा फ्यूचर सिमिलर केसेस पर। तो बेसिकली जो स्टेरे डिसाइसिस होता है ये कोर्ट की पॉलिसी होती है, वो जो कहती है कि प्रेसिडेंट पर ना अड़े रहो, जो चीज़ डिसाइड हो चुकी है उससे ना पलटो। तो जो स्टेरे डिसाइसिस का कॉन्सेप्ट है ये मायर हाउस वर्सेस रेनल के केस में प्रतिपादित किया गया था, और इसका आधार है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तभी तो हम किसी चीज़ को प्रेसिडेंट के रूप में अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं, हाई कोर्ट के जो डिसीजन हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और स्टेरे डिसाइसिस का बेस मिला आर्टिकल 129 में एंड आर्टिकल 215 में, बट स्टेरे डिसाइसिस का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में वो कहाँ दे रखा है, आर्टिकल 141 में, जो कहता है ये कि पूरी इंडियन टेरिटरी में जो कोर्ट्स हैं सारी की सारी, उन सभी कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लॉ डिक्लेयर कर दिया गया है वो होगा बाइंडिंग। इसलिए तो केशवानंद भारती के केस में जो डॉक्ट्रिन प्रतिपादित किया गया था ना बेसिक स्ट्रक्चर का, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चाहे तहस नहस कर दो, बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ हमारे इंडिया में ना सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है कि सभी कोर्ट्स इस चीज़ को माने, अपने डिसीजन में इस चीज़ को प्रेसिडेंट की तरह अप्लाई करें। और जब कोर्ट क्या करती हैं, फ्यूचर सिमिलर केसेस में प्रेसिडेंट की तरह इस पर्टिकुलर रूल को अप्लाई करती हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरे डिसाइसिस। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जिन कोर्ट्स के ऊपर हो रहा है बाइंडिंग, उन कोर्ट्स में ना इंडियन टेरिटरी में जितने भी कोर्ट हैं सब शामिल हैं सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने खुद के द्वारा दिए गए जजमेंट से बाउंड नहीं होता है, वो अपने द्वारा दिए गए जजमेंट को रिकंसीडर कर सकता है इन अप्रोप्रिएट केसेस, जब भी मतलब रिक्वायर होता है। कई बार आपने देखा होगा कि मांग की जाती है कि इस पर्टिकुलर केस में दिए गए जजमेंट को रिविजिट किया जाए, रिकंसीडर किया जाए। जैसे कि एम नागराज के केस में जो डिसीजन दिया गया था उसको जरनेल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण 2018 के केस में रिविजिट करने की मांग की गई थी। तो ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल 141 कहता है ये कि जो भी लॉ बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किए जाते हैं वो इंडियन टेरिटरी की सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। और उन सभी कोर्ट्स में ना हम सुप्रीम कोर्ट को इंक्लूड नहीं मानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए जजमेंट से बाउंड नहीं होता है। एप्रोप्रिएट केसेस में जब भी रिक्वायर हो वो अपने द्वारा दिए गए जजमेंट को रिकंसिडर करने के लिए बिल्कुल फ्री है। और ये बात कही गई थी बंगाल इम्यूनिटी
कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1953 के केस में। तो यहाँ पर ये केस इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके अलावा जो हमने मायर हाउस वर्सेस रेनल का केस डिस्कस किया था, ये भी पूछा जाता है। अब यहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जो हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन होते हैं, क्या वो पर्टिकुलर हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जो भी लोअर कोर्ट्स हैं, क्या उनके ऊपर बाइंडिंग होते हैं? तो एज सच संविधान में कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया, बट बाय कन्वेंशन ये चीज़ है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो दिए जाते हैं डिसीजन, वो उस हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जो भी लोअर कोर्ट्स आती है उन पर होते हैं बाइंडिंग। और सिमिलरली जो हायर बेंच के द्वारा डिसीजन दिए जाते हैं वो लोअर बेंच के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। तो ये तो हो गया आपका स्टेरे डिसाइसिस का कॉन्सेप्ट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि आपका हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसका बेस है क्या चीज़? इसका बेस है ये चीज़ कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको आर्टिकल 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया है और हाई कोर्ट को आर्टिकल 215 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया है। अगली चीज़ इन दोनों आर्टिकल में ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो और जो हाई कोर्ट होती है वो, इन दोनों को ही ना ये पावर है कि अगर मान लो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अगेंस्ट अगर कोई कंटेम्प्ट करता है तो उसको पनिश करने की सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। इसी तरीके से जो हाई कोर्ट है उसकी अगर कोई अवमानना करता है, कंटेम्प्ट करता है, तो जो कोई भी कंटेम्प्ट करेगा, अवमानना करेगा हाई कोर्ट की, उस व्यक्ति को पनिश करने का हाई कोर्ट को यहाँ पर पावर्स हैं आर्टिकल 215 में। तो यहाँ पर आपके ना दो केसेस आते हैं। एक आता है विनय चंद्र मिश्रा का केस जो आपका आर्टिकल 129 से रिलेटेड है। इस केस में ये कहा गया था कि जो कोई भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलाने के लिए कॉग्निजेंस लेने की सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो पावर है, मतलब खुद ही वो उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलाने के लिए कॉग्निजेंस ले सकती है, सो मोटो। एंड सीके दफ्तरी वर्सेस ओपी गुप्ता 1971 के केस में कहा गया था कि जैसे कि हम आर्टिकल 19 के क्लोज 1A में पढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट जो कि इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है, वहीं इस राइट पर आर्टिकल 19 का क्लोज 2 लगाता है रिस्ट्रिक्शन। और उन रिस्ट्रिक्शंस में से एक रिस्ट्रिक्शन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दायरे में ही आर्टिकल 129 में जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट को जो पावर दी गई है उनके कंटेम्प्ट करने वालों को पनिश करने की, वो आती है। अब यहाँ पर आर्टिकल 130 ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो या तो होगा कहाँ, दिल्ली में जैसे कि ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट वहीं पर है, दिल्ली में है, या फिर किसी ऐसी जगह जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट अपॉइंट किया हो, उस जगह भी सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। अब यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिस्कस करेंगे। तो देखो जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, एक तो होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 131। आर्टिकल 132 से लेकर 134 तक सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट जुरिस्डिक्शन दिया गया है। और स्पेशल लीव पिटीशन जो आर्टिकल 136 के तहत फाइल की जाती है वो भी ना सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट जुरिस्डिक्शन में आती है और उसको हम सुप्रीम कोर्ट का इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन भी मानते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास होता है रिव्यू जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 137। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट के पास होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांगता है तभी सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक एडवाइस मांगी ना जाए तब तक किसी को एडवाइस ना दो। तो प्रेसिडेंट जब एडवाइस मांगेगा तभी सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा और अपना एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करेगा। और साथ ही आपने ध्यान रखना है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट्स के पास नहीं होता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट डील करता है PIL से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से, अंडर आर्टिकल 32। ये जुरिस्डिक्शन मिलता है सुप्रीम कोर्ट को और यही जुरिस्डिक्शन मिलता है हमारे हाई कोर्ट्स को अंडर आर्टिकल 226। तो ये कुछ जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो दे रखा है आर्टिकल 131 में। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है आर्टिकल 131 में कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिए गए हैं, जो अभी हम बताएंगे आपको कौन से प्रोविज़न, उनके अधीन रहते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है वो यूनियन गवर्नमेंट और एक या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं, एक तो वो हो गए, या फिर इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के साथ कोई पर्टिकुलर स्टेट या एक से ज़्यादा स्टेट मिलके एक पार्टी बना रहे हैं और एक या एक से ज़्यादा स्टेट मिलकर अलग पार्टी बना रहे हैं, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, या फिर दो या दो से ज़्यादा राज्यों के बीच में डिस्प्यूट है,
तो सुप्रीम कोर्ट का ना उस डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है, और ये एक्सक्लूसिवली इन डिस्प्यूट को डील करने का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अलावा इनके बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको कोई अदर कोर्ट ट्राई नहीं कर सकती है। बट यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट है वो ना किसी ट्रिटी, एग्रीमेंट या इस तरह के सिमिलर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट के संबंध में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होगा तो तब उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकती है। लेकिन अंडर आर्टिकल 143 जो प्रेसिडेंट है वो इन चीज़ों से संबंधित इनके बीच में डिस्प्यूट को, इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है उसको रेफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास ओपिनियन लेने के लिए, और तब उस संबंध में ओपिनियन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट अपना एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इस्तेमाल करके। तो सीधी सी बात यह है कि ये जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है ना, कोई ट्रिटी, एग्रीमेंट या सिमिलर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इससे संबंधित अगर इनमें से किसी में भी डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को अपने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेट नहीं कर सकता है। लेकिन अंडर आर्टिकल 143 अगर उसके संबंध में प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास आता है रेफरेंस ओपिनियन लेने के लिए, तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट अपना एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ही इस्तेमाल कर सकता है, उसके अलावा कोई और जुरिसडिक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो भी जुरिसडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, इंक्लूडिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसको ना अंडर आर्टिकल 138 एनलार्ज करने की पावर है किसके पास? पार्लियामेंट के पास। सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन को एनलार्ज कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है पार्लियामेंट लेजिस्लेशन वगैरह बना के। और इस संबंध में एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया गया है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कमेंस करने के लिए। इसके अलावा आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो रिट जुरिसडिक्शन होता है ना सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 32, वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर आता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिसडिक्शन है वो एक्सटेंड होता है अंडर आर्टिकल 32 सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक। बट उनके अलावा और मैटर्स के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिसडिक्शन को इस्तेमाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर कर सकती है पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 139। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा आर्टिकल 139A जो है ये अलाउ करता है ये चीज़ कि अगर किसी पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व है फंडामेंटल राइट से संबंधित डिस्प्यूट, तो उसको किसी भी पर्टिकुलर हाई कोर्ट से या किसी भी मल्टीपल हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट को, और फिर उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट अपना ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इस्तेमाल कर सकती है। तो ये तो था सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। बट ये चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी आर्टिकल 131 में कि ये जुरिसडिक्शन अप्लाई होगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के जिनके द्वारा आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे कि कुछ डिस्प्यूट वगैरह अगर इस तरह के हैं जो संबंधित हैं किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट या ट्रिटी से अंडर आर्टिकल 363 क्लोज 1, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है वो एक्सटेंड नहीं होगा। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में वाटर से संबंधित जो डिस्प्यूट्स होते हैं, लाइक इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, तो एज पर आर्टिकल 260 उन डिस्प्यूट्स पर सुप्रीम कोर्ट अपना ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसी तरीके से फाइनेंस कमीशन से संबंधित जो डिस्प्यूट आते हैं, जैसे कि अंडर आर्टिकल 280 प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन में जो किए जाते हैं, तो उन पर भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एक्सटेंड नहीं हो सकता है। नेक्स्टली यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर डिस्प्यूट आता है रिगार्डिंग adjustments of some expenses or pensions under Article 290, then on these matters Supreme Court original jurisdiction इस्तेमाल नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 131। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे जिनके तहत जो मैटर्स बताए गए हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इस्तेमाल करने से। नेक्स्टली हमारे पास आता है सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट जुरिसडिक्शन, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट
जो भी मतलब कोर्ट्स वगैरह की अपील्स वगैरह हैं उनको डील करता है। तो बेसिकली आपको पता ही है ये चीज़, मैंने पहले भी बताई है कि जो प्रिवी काउंसिल है उसको ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे माना जाता था हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। 1949 में प्रिवी काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया, तो अब यहाँ पर इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ऑलराइट, और जो एपेलेट जुरिसडिक्शन है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसको 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं रफली। पहला तो होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एपेलेट जुरिसडिक्शन, दूसरा हो गया एपेलेट जुरिसडिक्शन इन सिविल केसेस, तीसरा हो गया एपेलेट जुरिसडिक्शन इन क्रिमिनल केसेस, एंड चौथा हो गया स्पेशल लीव टू अपील, जो सुप्रीम कोर्ट का ना इनहेरेंट जुरिसडिक्शन भी मानी जाती है। तो ये 4 कैटेगरी हैं सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट जुरिसडिक्शन की। तो सबसे पहले आर्टिकल 132 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल एपेलेट जुरिसडिक्शन की, जो ये कहता है कि हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर, भले ही वो सिविल नेचर का है, क्रिमिनल नेचर का है या किसी अदर प्रोसीडिंग से संबंधित है, उसकी ना सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। कब? जब हाई कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 134 ए ये चीज़ सर्टिफाई कर दी है कि ये जो पर्टिकुलर केस है ना, इसमें इन्वॉल्व है क्या चीज़, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के संबंध में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ये लाइन जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है ना, ये ध्यान रखनी है कि ये ना आर्टिकल 132 में कही गई है, और ये चीज सर्टिफाई करता है हाईकोर्ट कब, जब कॉन्स्टिट्यूशनल एपेलेट जुरिसडिक्शन की बात आती है। वहीं अंडर आर्टिकल 133 जो सिविल केसेस में एपेलेट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये है कि जो हाई कोर्ट वगैरह होती हैं सिविल प्रोसीडिंग में, उन्होंने कोई जजमेंट दिया है, डिक्री दी है, फाइनल ऑर्डर दिया है, तो उसकी ना सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। वो भी तब जब हाई कोर्ट ना अंडर आर्टिकल 134 ए ये चीज़ सर्टिफाई कर दिया कि ना ये पर्टिकुलर सिविल प्रोसीडिंग में जो भी जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर वगैरह दिया है ना कोर्ट ने, इनमें ना इन्वॉल्व हो सकता है जनरल इंपॉर्टेंस वाला कोई सिग्निफिकेंट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। और जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सिर्फ उसी को पावर है उस जनरल इंपॉर्टेंस वाले सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करने की। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर सिविल केसेस में जब अपील जाएगी ना सुप्रीम कोर्ट में, तब हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा। तो ध्यान रखना है कि सिविल केसेस में जब एपेलेट जुरिसडिक्शन इस्तेमाल होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो तब होता है जब जो सिविल केस की अपील की गई है उसमें ना इन्वॉल्व है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। बट वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल एपेलेट जुरिसडिक्शन इस्तेमाल किया जाता है तब जब जो पर्टिकुलर केस है उसमें इन्वॉल्व होता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 132 कॉन्स्टिट्यूशनल एपेलेट जुरिसडिक्शन के बारे में बात करता था, और आर्टिकल 133 बात करता है सिविल केसेस में सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट जुरिसडिक्शन की। अब यहाँ पर बारी आती है क्रिमिनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट जुरिसडिक्शन की। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने अगर किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कोई जजमेंट दिया है, फाइनल ऑर्डर दिया है या कोई सेंटेंस पास की है, तो उसके अगेंस्ट अपील की सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। वो भी कब? जब एज पर आर्टिकल 134 या तो ये चीज़ हुई है कि हाई कोर्ट ने क्या किया है, जो लोअर कोर्ट की तरफ से एक्विटल का ऑर्डर आया था उसको क्वैश करके एक्यूज को दे दी है डेथ सेंटेंस, तो उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। या फिर ये चीज़ हुई है कि जो हाई कोर्ट है उसने ना अपने किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट से केस लिया और उस केस में जो पर्टिकुलर एक्यूज था उसको कन्विक्ट किया एंड उसके अगेंस्ट पास कर दी डेथ सेंटेंस, तो उसकी भी क्रिमिनल केस में जो अपील है वो जा सकती है कहाँ? अंडर आर्टिकल 134 सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्टली अब भी क्रिमिनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है अपील जब हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है ये कि जो पर्टिकुलर क्रिमिनल केस है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने योग्य है। ऑलराइट, तो ये कुछ 3 परिस्थितियां हैं जिनमें से कोई भी अगर होती है तो क्या किया जा सकता है, हाई कोर्ट की क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो भी जजमेंट आया है, फाइनल ऑर्डर आया है या फिर सेंटेंस वगैरह पास की है, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है और उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट अपना एपेलेट जुरिसडिक्शन इस्तेमाल कर सकता है। तो ये चीज़ है आपकी आर्टिकल 134 में जो कहलाती है सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनल केसेस में एपेलेट जुरिसडिक्शन। फिर इसके बाद आर्टिकल 134 ए यही है जिसमें जो हाई कोर्ट है वो क्या करता है,
सर्टिफाई करता है सुप्रीम कोर्ट को। जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो डिस्कस किए इनमें बताई गई थी। इसके बाद आर्टिकल 136 जो स्पेशल लीव टू अपील के बारे में बात करता है। ये भी ना सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुरिसडिक्शन मानी जाती है, बट इसको ना सुप्रीम कोर्ट का हम इनहेरेंट जुरिसडिक्शन भी मानते हैं। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पर स्टार लगे हुए ना आर्टिकल के आगे, इन आर्टिकल्स की हेडिंग बहुत पूछी जाती है, तो हेडिंग आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। आर्टिकल 136 में जैसे कि स्पेशल लीव टू अपील की बात की गई है, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूसिव पावर दे रखी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए स्पेशल लीव मतलब विशेष अनुमति दे सके किसी भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस के संबंध में जो किसी पर्टिकुलर मैटर में इंडिया के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने पास किया हो, एक्सेप्ट द मिलिट्री ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट मार्शल। तो ध्यान रखना कि स्पेशल लीव टू अपील वाला जो प्रावधान है ये इंडिया में जितने भी ट्रिब्यूनल हैं, जितने भी कोर्ट हैं, सभी पर अप्लाई होता है, बट जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट मार्शल होते हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर दिया है, कोई अवार्ड वगैरह दिया है और उसकी अपील करनी है हमने सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या करें? तो उसकी अपील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडर आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ेगा स्पेशल लीव टू अपील। और इस चीज़ को ना हम एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर आधारित है कि किसी पर्टिकुलर केस में स्पेशल लीव वो दे अपील करने की या ना दे। और यहाँ पर ना आपने ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 136 के संबंध में केस आया था राज कृष्ण बोस वर्सेस विनोद कानूनगो 1954 का। इस केस में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को जो पावर कन्फर की गई ना आर्टिकल 136 के तहत और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226, ये पावर ऐसी पावर है जिनको ना लेजिस्लेचर के द्वारा छीना नहीं जा सकता है। तो ये केस ना आपका प्री में पूछा जाता है, इसलिए आपको इस केस को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अगला जुरिसडिक्शन है रिव्यू जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है अपने खुद के जजमेंट या ऑर्डर वगैरह को रिव्यू करने की। तो पूछ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ना अपने खुद के जजमेंट या ऑर्डर वगैरह रिव्यू करने की पावर कहाँ दे रखी है? तो ये पावर दे रखी है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 137। फिर इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, जो एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट के पास, ये हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिसडिक्शन नहीं होता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ना आर्टिकल 143 के तहत जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनको एम्पावर किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी पूछ लेता है कि किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर किया गया है सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करने के लिए। तो इसका आंसर है आर्टिकल 143। इसके अलावा ये पूछ लेते हैं कि जो भी ओपिनियन दी जाती है बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द प्रेसिडेंट वो बाइंडिंग होती है क्या प्रेसिडेंट पे? तो वो बाइंडिंग नहीं होती है। तीसरी चीज़ें पूछ लेते हैं कि जो ओपिनियन है वो सुप्रीम कोर्ट खुद देता है या फिर तब देता है जब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेता है। तो इसका आंसर है तभी सुप्रीम कोर्ट अपना एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इस्तेमाल करता है जब प्रेसिडेंट उसकी मांग करता है। मतलब प्रेसिडेंट आता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमें इस पर्टिकुलर मैटर के संबंध में एडवाइस चाहिए। तो ये कुछ जनरल बातें आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर एक्चुअल में आर्टिकल 143 में है क्या चीज़ ये है कि जो प्रेसिडेंट है ना, यहाँ दो परिस्थितियाँ बता रखी हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। पहली परिस्थिति यह कि अगर कोई मैटर ऑफ फैक्ट या लॉ पब्लिक इंपॉर्टेंस के संबंध में अराइज हुआ है या अराइज हो सकता है, तो जो प्रेसिडेंट है उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है? एडवाइस ले सकता है। और यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं होता है एडवाइस देने के लिए। वहीं अगर आर्टिकल 131 में जो प्रोवाइजो में सब्जेक्ट मेंशन है जिनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट अपना ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर उनके संबंध में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेना चाहता है तो तब सुप्रीम कोर्ट को उनके संबंध में एडवाइस देनी ही पड़ेगी। ये ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है। और साथ ही आपने ध्यान रखना है कि कोई भी रेफरेंस प्रेसिडेंट अगर करता है सुप्रीम कोर्ट को, मतलब एडवाइस अगर मांगता है इनमें से किसी भी मैटर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट, तो उस एडवाइस को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई होती है वो होती है बाय द फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिसडिक्शन से संबंधित केसेस से, तो ये जितने भी केसेस हैं इनको ना सीरीज में आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये सीरीज में पूछे जाते हैं। पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में आया।
तो सबसे पहला केस आता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के संबंध में इन री लॉज एक्ट केस 1951। ये पहला केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। फिर इसके बाद आता है द केरला एजुकेशन बिल केस 1957, जिसमें दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करती है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। और इसके बाद एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के संबंध में आता है अगला केस बेरुबार यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स 1960। एंड इसके बाद आता है द बिल टू अमेंड सेक्शन 20 ऑफ द सी कस्टम्स एक्ट 1963। इसको ना बस ऐसे याद रखो, इन री द सी कस्टम्स एक्ट 1963 केस। फिर इसके बाद अगला केस आता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के संबंध में इन री द स्पेशल कोर्ट्स बिल 1978। और फिर लास्ट इंपॉर्टेंट केस आता है आपका इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का, जिसमें ना सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इस्तेमाल करने से मना कर देती है। तो ये केसेस ना आपने सीरीज में रट लेने हैं, क्योंकि ना एग्जाम में इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, या फिर ये पूछा जाता है कि पहला कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इस्तेमाल किया था, दूसरा कौन सा केस था, और ये पूछ लेंगे कि कौन सा ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिसडिक्शन जो दिया गया था आर्टिकल 143 में। अब आता है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन, जिसमें आता है PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट, जो हमारे इंडिया में इवॉल्व हुआ था जुडिशियरी की वजह से। तो बेसिकली जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है अंडर आर्टिकल 32 फाइल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और अंडर आर्टिकल 226 फाइल होती हैं हाई कोर्ट में, और दोनों ही कोर्ट का PIL मानी जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में ना एक वीडियो है जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, उसमें हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। बस यहाँ पर आपने ध्यान ये रखना है एक चीज कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो बोरो किया गया है USA से, और जस्टिस कृष्ण अय्यर को प्रोजेनाइटर माना जाता है PIL का। पहले जज थे जिन्होंने PIL से संबंधित केस को एडमिट किया था, और वो केस था मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल्ला भाई फैजुल्ला भाई 1976। फिर इसके बाद जस्टिस PN भगवती फादर कहलाते हैं PIL के, क्योंकि इन्होंने PIL के क्षेत्र में बहुत ही विकास किया था। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। और PIL के संबंध में इनके पास जो केस आया था ना, वो आया था सबसे पहले हुस्न खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। और कुछ लोग मानते हैं कि ये जो केस है ना, ये पहला केस है PIL के संबंध में, और कुछ इस वाले केस को मानते हैं जो हमने नीचे डिस्कस किया था। इसके अलावा एक और केस आपने PIL के संबंध में ध्यान रखना है, जो कि SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का। इस केस में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, और इसके स्कोप को ना और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया था। तो ये तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ PIL के बारे में। PIL का ना एक वीडियो है जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, उसको आप देखना, आपको PIL का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन कंप्लीट। सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन के बारे में आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि यूनियन लिस्ट में जो मैटर मेंशन है उनमें से किसी भी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन को पार्लियामेंट लॉ बनाकर एक्सटेंड कर सकती है, एनलार्ज कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 138। एंड हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन के एक्सटेंशन या एक्सक्लूजन की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट प्रोविजन है आर्टिकल 230 में, जो कि ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना के किसी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी पे या तो हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन को एक्सटेंड कर सकती है, या फिर जुरिसडिक्शन को हाई कोर्ट के किसी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में दी एंड कर सकती है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हाई कोर्ट का भी होता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बेसिकली होता है ये चीज कि जब हाई कोर्ट क्या करती है, डिस्प्यूट को इन द फर्स्ट इंस्टेंस सुनती है। ऐसे नहीं कि अपील के जरिए कोई मामला आ रहा है, इन द फर्स्ट इंस्टेंस वो कोई पर्टिकुलर मैटर डील कर रही है, उसको ट्राई कर रही है। इट इज कॉल्ड ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। और हाई कोर्ट का ना ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एक्सटेंड होता है एडमिरलिटी, विल्स, मैरिजेस मतलब मैट्रिमोनियल, डिवोर्सेस, कॉर्पोरेट लेजिस्लेशन एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे केसेस पर। इसके अलावा हाई कोर्ट का होता है एपेलेट जुरिसडिक्शन। CPC में आपने पढ़ा होगा कि हाई कोर्ट में अपील जा रही है, CRPC में आपने पढ़ा होगा क्रिमिनल केसेस में जा रही है कहाँ अपील, हाई कोर्ट में। तो जो भी मतलब हाई कोर्ट के एपेलेट जुरिसडिक्शन के बारे में सिविल केसेस के संबंध में CPC में प्रावधान किए गए हैं और क्रिमिनल केसेस के संबंध में CRPC में प्रावधान किए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हाई कोर्ट का एपेलेट जुरिसडिक्शन होता है गवर्न। नेक्स्टली हाई कोर्ट का रिट जुरिसडिक्शन होता है
और रिट जुरिस्डिक्शन ना हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। तो हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 रिट जुरिस्डिक्शन होता है कि वो फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए और साथ ही कोई लीगल राइट वगैरह अगर है उसके इन्फोर्समेंट के लिए 5 तरह के जो रिट्स बताए गए हैं उनमें से कोई भी रिट इशू कर सकता है, अपना रिट जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर सकता है। बट वहीं जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए ही रिट जुरिस्डिक्शन को अंडर आर्टिकल 32 इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कॉमन चीज ये है कि ये दोनों फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए अपना अपना रिट जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मामला 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आता है फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए तो सुप्रीम कोर्ट, और अगर आर्टिकल 226 के तहत मामला आता है हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए तो हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करके मामले को डील कर सकते हैं। बट वहीं ये चीज भी है कि आर्टिकल 139 के तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को इम्पावर कर सकती है फंडामेंटल राइट्स के अलावा किसी और मैटर के संबंध में रिट जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्टली हाई कोर्ट के पास होता है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 227, यानी कि जो हाई कोर्ट है ना उसके पास पावर है सुपरवाइज करने की। कंसर्न स्टेट में जो भी कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, उनको सुपरवाइज करने की पावर है हाई कोर्ट के पास, और ये पावर एक्सटेंड नहीं होती है आर्म फोर्सेस से रिलेटेड ट्रिब्यूनल पर। एंड अंडर आर्टिकल 235 ये चीज है कि जो हाई कोर्ट है ना के पास एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है कंसर्न स्टेट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट के पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव्स के संबंध में। नेक्स्टली हाई कोर्ट का भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन होता है पीआईएल के संबंध में, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही। तो ये तो हो गया हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। अब हम जो भी बचे कुचे प्रोविजंस हैं जुडिशियरी के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के संबंध में, वो सारे के सारे निपटाएंगे। आर्टिकल 139A जो दिया गया है इसमें ना पूछा जाता है ये कि इस आर्टिकल के तहत केस को ट्रांसफर कराने के लिए एप्लीकेशन कौन कर सकता है, या तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर केस की पार्टी। तो है क्या चीज आर्टिकल 139A? आर्टिकल 139A ये कहता है कि अगर किसी केस में सेम या फिर सब्सटेंशियली सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ जनरल इंपॉर्टेंस का इन्वॉल्व है और वो केस ना सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी एंड एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट के समक्ष भी पेंडिंग में है, या फिर 2 या 2 से ज्यादा हाई कोर्ट्स के समक्ष पेंडिंग में है वो केस, तो यहाँ पर या तो सुओ मोटो खुद ही सुप्रीम कोर्ट या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के एप्लीकेशन करने पे या केस की पार्टी के द्वारा एप्लीकेशन करने पे अगर सेटिस्फाई होती है ये कि जो पर्टिकुलर केस है इसमें इन्वॉल्व है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, तो तब जो सुप्रीम कोर्ट केस को वहां से विड्रॉ करके खुद ही क्या कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है। तो ऐसा यहाँ से इतना कुछ नहीं पूछा जाता है, बस पूछा जाता है वो चीज जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखी है। आर्टिकल 228 में ये चीज है कि अगर जो हाई कोर्ट है वो ये पाती है कि किसी भी लोअर कोर्ट में, जो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के लोअर कोर्ट है, उनमें ना कोई केस पेंडिंग है जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकती है, वो उस केस को ना उस पर्टिकुलर लोअर कोर्ट से लेकर खुद डिटरमिन कर सकती है या फिर क्वेश्चन डिसाइड वगैरह करके वापस सेम कोर्ट को वो मामला भेज सकती है कि अब खुद कर लो ट्राई। ऑलराइट, तो ये है आपका आर्टिकल 228। यहाँ पर आपने आर्टिकल 140 में ध्यान रखना है ये कि एंसिलियरी पावर दे रखी है सुप्रीम कोर्ट को, जो कि बेसिकली दी जाती हैं बाय द पार्लियामेंट। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। आर्टिकल 141 हमने डिस्कस कर लिया था, ध्यान रखना कि इसमें ना डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट है, इसमें आपका स्टेरे डिसाइसिस का कॉन्सेप्ट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट केसेस हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 142 जो है ये बेसिकली बात करता है क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में, डायरेक्टली यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आपने ध्यान रखना है ये कि आर्टिकल 142 है क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में, और आर्टिकल 142 प्रेफरेंस देता है इक्विटी को लॉ पर। क्यूरेटिव पिटीशन का जो कॉन्सेप्ट है पहली बार सुप्रीम कोर्ट में इवॉल्व हुआ था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा 2002 के केस में, तो ये चीज भी पूछी जाती है। बेसिकली क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में ना ज्यादातर बातचीत हो रही थी निर्भया केस में, जब जो 2 कन्विक्ट थे उन्होंने जो भी मर्सी पिटीशन एंड रिव्यू पिटीशन लगाई थी वो
सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, तो फिर उसको ना फिर से रिव्यू करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए पिटीशन डाली गई थी। तो इस तरह की पिटीशन को ही हम कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन, यानी कि अगर रिव्यू पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया जाता है तो फिर भी डिसीजन को रिव्यू करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए जो पिटीशन डाली जाती है अंडर आर्टिकल 142, उसको कहते हैं हम क्यूरेटिव पिटीशन। नेक्स्टली आपका आर्टिकल 144 में ना बस ये ध्यान रखना है कि जो भी सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज हैं इंडिया में, वो ना क्यों हैं, वो इसलिए हैं ताकि वो सुप्रीम कोर्ट को एड कर सकें। तो ऐसा ये पूछा नहीं जाता है आर्टिकल, हेडिंग ध्यान रखो बस इसकी। आर्टिकल 145 जो है, इसमें आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि ये ना पार्लियामेंट के जो भी प्रोविजन है उनके अधीन रहते हुए सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए क्या बना सकता है, रूल्स वगैरह बना सकता है। और इसलिए ना अंडर आर्टिकल 145 दी गई पावर को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बनाया सुप्रीम कोर्ट रूल्स एक्ट 2013। नेक्स्टली आर्टिकल 146 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एम्पावर किया गया है कि वो या तो खुद या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी अदर जज या किसी ऑफिसर के द्वारा क्या कर सकता है, करा सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स, सर्वेंट्स वगैरह, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ वगैरह है उनका अपॉइंटमेंट। ऑलराइट, इसी तरीके से आर्टिकल 229 में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एम्पावर किया गया है कि वो या तो खुद या फिर हाई कोर्ट के किसी अदर जज या ऑफिसर के द्वारा करा सकता है क्या, हाई कोर्ट के ऑफिसर, स्टाफ वगैरह का अपॉइंटमेंट। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर आपके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के संबंध में जो भी प्रावधान थे वो हो गए हैं कंप्लीट। अब यहाँ पर हमारे पास आते हैं आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। तो ये चीज़ भी पूछ ली जाती है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के संबंध में कौन से आर्टिकल दे रखे हैं। तो आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक। आर्टिकल 233 हमने डिस्कस कर लिया था, आर्टिकल 234 भी हमने डिस्कस कर लिया था, आर्टिकल 235 भी हमने डिस्कस कर लिया था, तो ये हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। आर्टिकल 236 में बेसिकली बताया गया है ये कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है ना उसमें कौन कौन आता है। तो ये लिस्ट आपने याद करनी है क्योंकि ये लिस्ट आपको ऑप्शन में दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि कौन सा है जो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं माना जाता है एज पर आर्टिकल 236 क्लोज ए। बाकी आर्टिकल 237 में गवर्नर को एम्पावर किया गया है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के संबंध में प्रावधान है वो जो गवर्नर है वो क्या कर सकता है, एनी क्लास और क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट जो स्टेट में है उनके ऊपर अप्लाई कर सकता है। तो ऐसा इतना कुछ यहाँ से आता नहीं है। ये लिस्ट ध्यान रखना डिस्ट्रिक्ट जज की, जो डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर आते हैं, जो आर्टिकल स्टार कर रखे हैं ना इनकी हेडिंग और जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं वो पूछी जाती हैं, तो उनको आप अच्छे से लर्न कर लेना। तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के संबंध में जो भी प्रावधान थे वो होते हैं कंप्लीट। और इस तरह से गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन के बारे में हमने अच्छे से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन विद केस लॉस निपटा लिए हैं। अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ नोट परचेस करना है तो उसको परचेस करने के लिए या तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे मेल कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आपको सारी वीडियो चाहिए तो सारी वीडियो ना आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारा टेलीग्राम पर चैनल है स्टडी गो विद जीनत के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन करना। वहां पर हम काफी सारी चीजों की अपडेट देते रहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगली वीडियो में।